हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज हम आ गए हैं हमारे अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट वन पार्ट पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट पर। तो बच्चों, पावर इन एसी सर्किट में आप सभी को डिस्कस करना है पहला थिंग, पावर इन एसी सर्किट कितना होगा। एक कंप्लीट साइकिल का हमको एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। देन हम बात करेंगे पावर फैक्टर पर। पावर फैक्टर से हमारी पावर को, हमारी जो पावर है जो हमारी अलग अलग इलेक्ट्रिक मशीन्स अलग अलग पावर पर वर्क करती है, तो हमको एक्चुअल कितना वर्क करके देती है। देन हम डिस्कस करेंगे चौक कॉइल पर। और चौक कॉइल हमारी एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जिसको हम सर्किट के साथ लगा देने से उसके रेजिस्टेंस पर कुछ चेंजेस आने वाला है, करंट के पाथ में कुछ अपोजिशन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट होने वाले हैं। तो आज तीनों कैलकुलेशन को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। पावर इन सर्किट, पावर फैक्टर, देन क्या बात करेंगे चौक कॉइल पर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं पावर इन एसी सर्किट। ये हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर क्या कर दी, फ्लो करवा दी। अब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर कुछ एनर्जी हमारी डेसिपेट होगी। जो एनर्जी हमारी डेसिपेट होगी वो होगी आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब देखिए, करंट की वैल्यू प्लस माइनस, ऐसी करंट है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों हमको इसके अंदर मिलने वाले हैं। लेकिन एनर्जी जो डेसिपेट हमारी यहाँ होगी, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल कर यहाँ पर रेडिएट होगी, या ये मशीन कितनी एनर्जी पे वर्क करेगी, वो दोनों हम बात कर रहे हैं आई स्क्वायर के बेसिस पर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों ही केस में आपको हीट हमेशा कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि आई को हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जितनी एनर्जी को वो स्पेंड करते हैं वही उनकी क्या होगी, पावर। सो एनर्जी स्पेंड इन एनी सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। कितनी एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्पेंड कर देता है वो हमारा क्या होगा, पावर। और आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पावर के बारे में स्टडी किया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पावर का डिस्कस किया है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि जो पावर हमारा है वो पावर होगा वोल्टेज इनटू करंट के प्रोडक्ट के इक्वल ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिवाइस से लगाया है उसका मल्टीप्लाई हमने करंट से कर लिया, जो हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, और ये हमको गिवन करेगा क्या, पावर। इस पावर को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर। इस समय जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, और जो करंट है वो अप्लाइड, यहाँ पर जो वोल्टेज हमारी है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और जो करंट हमारी यहाँ है वो है इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं भाई करंट फ्लो हो रही है हमारा सर्किट से, हीट एनर्जी वहां पर लगातार जनरेट हो रही है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर हमारी सर्किट में डेसिपेट होती है। तो हम यहाँ जो कैलकुलेट करने वाले हैं ये तो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है, लेकिन आपने साथ ही ये भी पढ़ा है कि आपकी वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के बीच में फेज का एक क्या होता है, डिफरेंस। ये इंस्टेंटेनियस पावर आपको इस केस में मिलती है कि इस समय इनके बीच का जो फेज है वो फेज यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के फेज पर अगर आपका वोल्टेज और करंट होती है उस समय पावर हमारी V इंटू आई से कैलकुलेट की जाती है। लेकिन हमारे डिवाइस में कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, साथ में इंडक्टर लगी हुई है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हमको मिलता है। रेजिस्टेंस और आपका ओनली रेजिस्टेंस अगर लगा होगा तो पावर फैक्टर 0 है वोल्टेज और करंट के बीच का, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए यही पावर फैक्टर आपका हो जाता है 90 डिग्री। तो कुछ ना कुछ इनके बीच क्या है, फेज का एक डिफरेंस है। तो यहाँ जो हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे वो पावर हमारा होगा, जैसे वोल्टेज है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी के फेज पर, और करंट आपकी यहाँ पर है I नॉट साइन ओमेगा टी। और आपने देखा होगा करंट और वोल्टेज के बीच में फेज का एक डिफरेंस है, तो यहाँ हमको ऐड करना होगा इसमें क्या, फाई। हाँ, फाई करंट यहाँ पर जो हमारी है वो लैग्स होती है
वोल्टेज से कितने फेज पर, 5 फेज पर। तो यहाँ आपको माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। ये आपकी वोल्टेज है, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर इन सर्किट जो यहाँ हमें मिलेगी वो मिलेगी V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ओके, ये हमारा क्या है, पावर। अब यहाँ पर आप टाइम के साथ कुछ वैल्यू हमारी क्या होगी, वेरी होगी। हम यहाँ देख रहे हैं वोल्टेज एंड करंट बोथ आर वेरी विथ टाइम। ये किसी इंस्टेंट की बात है, लेकिन जो हमारे वोल्टेज और करंट है वो कंटिन्यूसली कैसी है, वेरिएबल है। ऐसे सर्किट से हमने कनेक्ट किया है इसको, ऐसे सोर्स हमने लगाया है, तो वोल्टेज और करंट हमारे दोनों के दोनों कैसी है, वेरिएबल। तो पावर भी हमारी टाइम का एक फंक्शन है। सो देन पावर इज ऑल्सो वेरी विथ टाइम। तो यहाँ पर पावर भी हमारी क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ओके, तो वेरिएबल क्वांटिटी की कैलकुलेशन करने के लिए हमें उसकी एवरेज क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो हमें मिल रहा है फेज का डिफरेंस वोल्टेज और करंट के साथ, इसके बेसिस पर हम जो पावर कैलकुलेट करने वाले हैं वो पावर हमारी होगी एवरेज पावर। सो एवरेज पावर इन सर्किट इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, दैट इज द पावर। तो यही पावर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। सो P एवरेज जब जब आपको कैलकुलेट करना होगा वो होगा हमारा V इंटू साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ओके, अब इससे हम इसकी इलेक्ट्रिक हमारा सर्किट के अंदर जो पावर हमारी, जो एनर्जी हमारे डेसिपेट हो रही है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट I नॉट, तो यहाँ चले जाएंगे हमारे प्रोडक्ट में। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। 2 से इंटू करके डिवाइड किया है हमने। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, जब जब साइन में 2 साइन ए साइन बी आपको मिलेगा, हमारा फॉर्मूला है ये कन्वर्ट होगा साइन साइन में, कोस माइनस करना होगा हमें। सो कोस ए प्लस बी, सॉरी कोस ए माइनस बी करना होगा, कोस ए माइनस बी देन कोस ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी से। ओके, तो रिजल्ट में आपको कोस ए, हाँ ये बार बार ए लिखा गया है यहाँ पर, इसको माइनस करो आप, कोस ए माइनस बी देन कोस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, देन फाइंड करते हैं नेक्स्ट। सो P एवरेज इज इक्वल टू, ये जो बाय का 2 है ये तो हमने यहाँ लिया। अब जो 2 साइन ए साइन बी था हमारा, इसको ऑपरेट करते हैं इस फॉर्म में। सो कोस ए मीन्स ओमेगा टी प्लस, सॉरी माइनस, जब माइनस करेंगे तो ओमेगा टी नेगेटिव हो जाएगा और फाई हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। सो ओमेगा टी प्लस फाई, ये माइनस साइन यहाँ अंदर चला गया, तो ये ओमेगा टी को नेगेटिव और फाई को क्या कर दिया इसने, पॉजिटिव। देन माइनस कोस ए प्लस बी, ए को प्लस करेंगे बी से, तो ये हो गया 2 ओमेगा टी माइनस 5। ओके, ये रिजल्ट्स हमको यहाँ मिलते हैं। ओमेगा टी से ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट हो चुका है। सो P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 2, और यहां हमको मिल रहा है cos ओनली 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। यहां से बचा cos 5 और ये cos 2 ओमेगा टी माइनस क्या हो गया 5, तो रिजल्ट में हमको यहां मिल रहा है ये। अब ध्यान रहे, ये जो वैल्यू हमारी है cos 2 ओमेगा टी माइनस 5,
एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम बात करें, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, सो कंप्लीट साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इज 0। इसका जो एवरेज है ना, इन अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू पूरा ही कंप्लीट करते हैं इसको, एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। देखिए cos में वैल्यू पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो एक कंप्लीट साइकिल की आप बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट साइकिल में अगर आप ये वाली वैल्यू को इस वैल्यू से ऐड करेंगे तो पूरे कंप्लीट साइकिल की जो एवरेज वैल्यू है हमारी cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाता है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए सारी ये पूरी वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पर 0 कर दी। सो पी एवरेज इज इक्वल टू हमें मिलता है वी नॉट इंटू आई नॉट, और जो 2 आपको डिवाइड में दिख रहा है इसको हमने √2 इंटू √2 में क्या किया, कन्वर्ट इंटू ये बच रहा है आपके पास cos 5। अब जरा ध्यान से देखो इसको, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके बारे में स्टडी किया है। सो पी एवरेज इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारी होगी वी आर एम एस, ये वैल्यू हमारी होगी आई आर एम एस इंटू ये क्या हो जाएगा cos 5। अब यहां देखिएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये हमारा है रियल पावर, ओके। और जो मल्टीप्लाई में जो प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है cos 5, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। और जो यहां आपने पावर कैलकुलेट की है वो कौन सी पावर है हमारी, वो है एवरेज पावर या अपरेंट पावर। ओके इसमें ये हमको रियल पावर गिवन करेगा, रियल पावर ये वाला फैक्टर है हमारा, और ये हमारी है अपरेंट पावर। तो ये आपके रियल पावर और ये क्या हो गया हमारी अपरेंट पावर, ओके। चलिए तो पावर फैक्टर देखते हैं हम कितना होगा। सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू ये हो गया आपका रियल पावर डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा अपरेंट पावर, या इसको वर्चुअल पावर भी बोला जाता है। आप वर्चुअल पावर भी यहां पर यूज कर सकते हैं, वर्चुअल पावर। तो पावर फैक्टर हमारा रियल पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर का एक रेशियो हमको गिवन करता है, ओके। इसी को बोला जाता है हमारा पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस में किस तरह से हम यूज करते हैं, तो देखिए जो पी एवरेज हमको मिला है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos 5 से मिला है। अब अगर आप बात करें कि हमारा जो फैन चल रहा है, ये फैन हमारा 220 वोल्ट पर इलेक्ट्रिक करंट यूज करता है 10 एम्पियर का, 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट ये यूज कर रहा है। तो कितनी एनर्जी खर्च कर देगा है, कितना पावर होगा इसका, तो पावर हम फाइंड करते हैं V इंटू आई। तो V इंटू आई करेंगे हम 220 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 वॉट। 200 वॉट ये एनर्जी क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है। जितनी एनर्जी खर्च करेगा उतना ही आपको क्या करेगा, ये वर्क करके देगा। तो हम सोच रहे हैं कि हमको ये 2200 जूल क्या कर रहा है, वर्क करके दे रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारा क्या है, हमको फील होता है, अपरेंट है, ये वर्चुअल है, ये एग्जैक्ट पावर इसके ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने का जो मेन फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है आपके पावर फैक्टर के ऊपर। सोचिए 220 वोल्ट पे जो आपका फैन वर्क कर रहा है 10 एम्पियर की करंट से, अगर इसका पावर फैक्टर 0.6 हो तो क्या होगा,
तो 0.6 होने के कंडीशन में जो पावर जो हमको वर्क करके देगा वो होगा ये 2200 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई कर लें अपन, तो ये 0 6 टू द 12 तो 6 टू द 13। ओके, आपको कितना वर्क करके दे रहा है? आपको दे रहा है 1320 जूल वर्क, तो केवल 1320 जूल वर्क करके दे रहा है, जबकि आप क्या सोच रहे थे कि हमको 2200 जूल वर्क करके गिवन कर रहा है। तो किस चीज की कमी है? तो वो है आपकी पावर फैक्टर की, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में एक फेज का डिफरेंस है। यहाँ पर वो फेज डिफरेंस तय करता है कि आपके मशीन कितनी पावर, कितनी एनर्जी डेसिपेट करेगी, उसकी पावर कितनी होगी। जिस मशीन का पावर फैक्टर जितना ज्यादा अच्छा होता है वो मशीन आपकी उतना ही ज्यादा अच्छा वर्क करके देती है। जैसे हमने किसी डिवाइस का पावर फैक्टर लिया, ये हमारे पास 200 वोल्ट, अगर हमने इसका पावर फैक्टर इंक्रीज करके 0.8 कर लिया तो वर्क कितना करके देगा? ये 0.0, 8 टू ज़ा 16 और 8 टू ज़ा 17, 1760 जूल आपको वर्क करके दे रहा है। कौन? ये आपका इलेक्ट्रिक फैन। तो इसका पावर फैक्टर अच्छा है, ये हमको ज्यादा वर्क करके दे रहा है। भाई कुछ एनर्जी तो खर्च करेगा। आप किसी का जो हमारा पावर फैक्टर, इसका फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच का, वो आप जीरो नहीं कर सकते। आप डिक्रीज कर सकते हैं, आप जीरो नहीं कर सकते। तो जब आप फेज को जीरो नहीं कर सकते तो पावर फैक्टर की वैल्यू को 1 भी नहीं कर सकते। cos phi इज नॉट इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो हमको एग्जैक्ट जितनी एनर्जी हमने इसको गिवन की है, हमको ये फैन उतना ही क्या करता है? वर्क करके गिवन करेगा, वर्क करके देगा अपने को, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है कि कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ वोल्टेज और करंट के बीच में आपको फेज का डिफरेंस मिलेगा। आप खूब से खूब पावर फैक्टर के वैल्यू को ज्यादा अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, 1 के नियर ला सकते हैं, 1 नहीं ला सकते। अगर किसी का पावर फैक्टर इंक्रीज करके अपन 0.9 कर दें तो 9 से मल्टीप्लाई करें इसको, 9 टू ज़ा 18 और 9 टू ज़ा 19, तो आपको 1980 जूल वर्क करके दे देगा। बट ये आपको एग्जैक्ट 2200 वर्क करके नहीं देगा। तो ये हमारी वर्चुअल पावर है जो हमने इसको सप्लाई की है। हम चाहते हैं इतना वर्क करके हमको ये दे, लेकिन इसका पावर फैक्टर आपको जो एक्चुअल वर्क करके गिवन करेगा वो सिर्फ इतना या फिर इतना होने वाला है। तो आपको कभी भी जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की है डिवाइस को, उतनी एनर्जी पर उतना वर्क करके आपको कभी भी नहीं देता है, ठीक है। आप चाहते हैं हमारी मशीन ज्यादा अच्छे से वर्क करे, तो ज्यादा अच्छे से वर्क करवाने के लिए उस मशीन के पावर फैक्टर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना अच्छा पावर फैक्टर उतनी अच्छी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है। तो जब भी हम शॉप पर जाते हैं तो जो भी हम इलेक्ट्रिक डिवाइस हमारे परचेस करते हैं वहां से, तो सबसे पहली चीज वहां पर देखी जाती है उसका पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर के बारे में दुकानदार तो शायद ही जाने या आपको भी नॉलेज में ना हो, लेकिन वहां उसकी स्टार वैल्यू लिखी होती है। जिस इलेक्ट्रिक मशीन की स्टार वैल्यू जितनी ज्यादा अच्छी होती है उसका पावर फैक्टर उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। ओके, जितना अच्छा पावर फैक्टर उतना ही आपकी वो एनर्जी जो बेकार के कामों में खर्च हो रही है उसको बचाएगा और टोटली वो आपको वर्क करके गिवन करता है, ठीक है बच्चों। तो ये था पावर फैक्टर का रियल मीनिंग हमारे डेली लाइफ में। अब हम बात करते हैं पावर हमारे ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर और ओनली रेजिस्टिव सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो पावर इन नंबर 1 हम बात करते हैं ओनली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। देन हम बात करेंगे ओनली इंडक्टिव सर्किट पर। देन लास्ट हम बात करेंगे ओनली कैपेसिटिव सर्किट पर। ओके, चलिए तो पहले हम बात करते हैं ओनली रेजिस्टिव सर्किट। जब हमारे पास किसी ऐसी सर्किट से ओनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, ये हमारा ओनली रेजिस्टेंस हमने यहां से कनेक्ट किया हुआ है ऐसी सोर्स के साथ। इस केस में पावर कितना, सो अभी अभी कैलकुलेट किया है हमने, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस
इंटू कॉस फाई। ये हमारी वर्चुअल पावर है, ये हमारा पावर फैक्टर है, और जो पी एवरेज है वो हमारा क्या है, इसका रियल पावर। सो वी नो दैट हमने जब यहाँ से वोल्टेज V अप्लाई की तो यहाँ से करंट I फ्लो होगा, और करंट I जब फ्लो होती है तो आप सबको मालूम है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I बिकम्स जीरो। ओनली रजिस्टिव सर्किट अगर आपका लगा है तो उसका जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। इस समय जो पावर फैक्टर हमारा है कोस फाई इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी जीरो नहीं, फाई की वैल्यू जीरो है तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस केस में आपको मैक्सिमम पावर यहाँ पर मिलता है। सो पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये रियल पावर इक्वल टू क्या हो गया, वर्चुअल पावर। जो रियल पावर होगी हमारी इक्वल टू वही क्या हो गई आपकी, वर्चुअल पावर के इक्वल। डन। यहां पर हम पी एवरेज इक्वल टू, अच्छा वी आर एम एस को रखें हम तो यहां पर पुट कर सकते हैं आई आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या, रेजिस्टेंस, इनटू ये क्या है आई आर एम एस, मल्टीप्लाई करें इनका तो आई स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस। ओके। और पीक वैल्यू की टर्म में अगर यही पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें सो आई नॉट द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू आर, दैट इज पावर इन फॉर्म ऑफ पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पी एवरेज इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। ओके। सॉरी, R को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर R डिवाइड में नहीं आएगा आपका, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हमने यहां मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं। सो आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस, जो आई स्क्वायर पूरे को हटा देते हैं, सो दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू क्या होगा, रेजिस्टेंस। ओके। और पीक वैल्यू की टर्म में आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 2। आप यहाँ पर आर एम एस की जगह वोल्टेज की टर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको V अपॉन R और ये V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, V आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये R। यहाँ पर V आर एम एस डिवाइडेड बाय R, तो V स्क्वायर डिवाइड बाय R हमको मिल जाएगा। ये हमको पावर मिलेगा ओनली रेजिस्टिव सर्किट में। ओनली इंडक्टिव सर्किट में आ जाते हैं, सो ओनली इंडक्टर अगर लगाएंगे हम एसी सोर्स से, इस केस में जो फेज डिफरेंस यहां हमको मिलता है वो फेज डिफरेंस हमको मिलेगा पाई बाय 2, ठीक है ना। करंट जिस फेज पर होगी हमारी, उससे VL 90 डिग्री के फेज पर होता है, इन दोनों के बीच का फेज 90 डिग्री। अब फेज 90 होने पर जब हम एवरेज पावर फाइंड करेंगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और फाई की प्लेस पर कितना 90, जब आप यहाँ 90 पुट करते हैं सो cos 90 की वैल्यू कितना होगा, cos 90 इज इक्वल टू 0, देन एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। तो क्या पावर 0 हो गई, नहीं, पावर 0 नहीं है, पावर आई वापस रिवर्स हो गई। ओके। तो यहाँ पर जो एवरेज पावर है हमारी एक कंप्लीट साइकिल की, वो एवरेज पावर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इस समय इस सर्किट से आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो जब पावर 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट हमारे सर्किट से फ्लो होती है, उस पावर को हम बोलते हैं वॉटलेस, सॉरी उस करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। ओके। सो एट दिस टाइम द करंट फ्लो इन अ सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय वॉटलेस करंट, तो क्या बोलेंगे आप लोग, व्हेन an inductor is connected with an AC source, at this time the phase difference between potential difference across the ends of inductor and the current flowing in a inductor is 90 degree. So the current flow in
सर्किट इज नोन एज वॉटलेस करंट। क्लियर है? चलिए, तो ये वॉटलेस करंट हमारे सर्किट से फ्लो होती है। कैपेसिटिव सर्किट पे आते हैं। तो कैपेसिटिव सर्किट से भी हमने क्या कनेक्ट किया, एसी सोर्स को, और यहां पर भी फेज डिफरेंस, इस समय करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस हमारा है वो है 90 डिग्री। तो यहां पर हमारी पावर कितनी होगी? सो पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस, और फेज है आपका 90 डिग्री। तो फेज 90 होने की वजह से पी एवरेज जो मिला हमें वो वापस से कितना हो गया आपका? 0। तो यहां भी जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट होगी? वॉटलेस करंट। जब आपके एसी सोर्स से या तो इंडक्टर लगा हो या आपका कैपेसिटर कनेक्ट हो, उस केस में इन दोनों के बीच वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस दोनों में 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, यहां पर करंट लीड करता है वोल्टेज से, वीसी से, कितना? 90 डिग्री के फेज से। तो दोनों ही केस में फेज डिफरेंस 90 होने से पावर 0 हो जाता है, लेकिन करंट तो फ्लो हो रही है। तो 0 पावर लॉस पर करंट क्या हो रही है हमारी? यहाँ पर फ्लो हो रही है। उस केस में उस करंट को बोला गया है वॉटलेस करंट। क्लियर है तीनों में? चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट पे अपन आते हैं और बात करते हैं एलआर सर्किट के लिए। सो पावर इन एलआर सर्किट। अच्छा, सबसे पहले पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं, किसके लिए कितना पावर फैक्टर हमारा होना है, देन एलआर सर्किट पे हम लोग आते हैं। सो यहां पर फर्स्ट हम लेते हैं रेजिस्टेंस, और जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है तो करंट और वोल्टेज वी आर दोनों के बीच की फेज कितनी? तो ये फेज हमको मिलती है कितना? 0 डिग्री। फेज का डिफरेंस ही नहीं है इनके बीच, तो इनका पावर फैक्टर कितना होगा? cos फाइव। cos फाइव इज इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू यहाँ रखोगे आप, जब फाइव की वैल्यू 0 उस समय cos 0 इक्वल टू 1 मिल जाना है। नेक्स्ट, जब हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं ऐसी सोर्स से, तो इस केस में कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितने फेज पर? 90 के फेज पर। तो जब फेज 90 डिग्री होगा उस केस में आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट, जब हम इंडक्टर कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर और करंट के बीच जो इंडक्टर होगा हमारा, उस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों के बीच का जो फेज यहाँ पर है वो फिर से कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर फेज आपका आ चुका है 90, और फेज 90 होने पर पावर फैक्टर फिर से कितना हो गया? 0। तो रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव का पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम सीधा सीधा एलआर सर्किट पर। ओके, तो यहां से इसको हटाते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। चलिए, एलआर सर्किट पर आते हैं हम लोग। पावर इन एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट में आपने स्टडी किया है कि हमने हमारे ऐसी सोर्स से रेजिस्टेंस और इंडक्टर, इन दोनों को एसी सोर्स से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस इंडक्टर। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है आई, इस समय वी आर भी इसी करंट के साथ है, इसी सेम फेज पर है, जितने फेज पर करंट उतने फेज पर आपकी वोल्टेज, मींस देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज वी आर एंड आई। बट जो VL आपका है वो तो 90 डिग्री के फेज पर होता है। ओके, अब 90 डिग्री पर फेज है इसका, तो ये यहां से आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज V मिलता है। डन। अब इस रिजल्टेंट वोल्टेज का I के साथ जो फेज है वो कितना है? यहाँ पर 5 फेज पर है। तो I और V के बीच जो फेज डिफरेंस हमको मिलता है
वो मिलता है यहाँ पर कितना 5। ओके, अगर हम यहाँ से ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे XL की, देन इन दोनों का जो रिजल्ट हमको मिलेगा Z, ये आपका क्या होगा यहाँ पर 5। यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें तो ये 5 कितना, यहाँ से हम LR सर्किट के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर। तो वो पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा cos phi इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय Z, और ये Z कितना, तो ये Z इज इक्वल टू रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, तो Z हमको मिलता है LR सर्किट के लिए इतना, तो यहां हम Z की वैल्यू पुट करें, तो अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज पावर फैक्टर फॉर LR सर्किट। डन, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं RC सर्किट के लिए। तो यहां पर हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इन दोनों को फिर से हमने कहां कनेक्ट किया, सीरीज में। सो यहां पर करंट और VR वोल्टेज दोनों सेम फेज पर, VC यहां पर कितना होगा, 90 डिग्री लैग्स होता है। ये रही यहां पर रिजल्टेंट वोल्टेज V। इसको कन्वर्ट करें हम, देखो जिधर VR है उधर रेजिस्टेंस R होगा, तो यहां से ये हमने ले लिया R, जिधर VC है उस तरफ क्या होगा, IXC, ये XC, रेजिस्टेंस R, रिएक्टेंस XC, दोनों का रिजल्ट ये है Z, और ये रिजल्ट इसके साथ कितने फेज पर है, 5 फेज पर। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देन पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। सो पावर फैक्टर इसके लिए हो जाएगा cos phi इज इक्वल टू, phi के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो Z बाय यहां से कितना हो गया R, Z डिवाइडेड बाय R, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो यहां पर कौन है, R, और हाइपोटेनस कौन है इसका, Z। सो cos phi इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Z। इसका Z कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना होगा पाइथागोरस थ्योरम पर, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये लो XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहां पुट करते हैं तो ये XC स्क्वायर प्लस क्या हो गया यहाँ पर R स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर CR या RC सर्किट के लिए, ठीक है ना। और पावर कितना, सो पावर P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, ये cos phi की वैल्यू यहां से आप पुट करते हैं इसकी, सो VRMS इंटू IRMS इंटू R बाय अंडर रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज पावर। सेम वर्क आप यहाँ कर सकते हैं। तो LR सर्किट का इम्पीडेंस, सॉरी पावर फैक्टर R बाय ये होगा, और RC सर्किट का पावर फैक्टर R बाय दिस। ओके, ये दोनों हमारे पावर फैक्टर हैं LR और CR सर्किट के लिए। डन, तो पॉज करके नोट कर लें इसको, कर लिया नोट। चले हम नेक्स्ट पर, चलिए अब हम आते हैं चोक कॉइल पर। चोक कॉइल हमारा किस काम में हमें आता है, तो हमने चोक कॉइल में यूज करना है सीधा सीधा एक इंडक्टर। आपकी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वहां पर हमने क्या लगाया, एक चोक कॉइल, मींस एक इंडक्टर को हमने, एक लॉन्ग कॉइल को यहां हमने कनेक्ट कर दिया है हमारी सोर्स से। ओके, और क्या इसका पर्पस है, क्या इसका यूज है, तो बच्चों चोक कॉइल का हम यूज ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर करते हैं जहां पर हमें करंट को कंट्रोल करने की नीड रहती है, मतलब हाई करंट हमको नहीं देना, करंट को डिक्रीज करना है, तो विदाउट पावर लॉस हम इसका यूज कर सकते हैं करंट के अमाउंट को कंट्रोल करने में। सो एन इंडक्टर, एक ऐसी इंडक्टर विच इज यूज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट इन एन AC सर्किट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी का लॉस ना करते हुए जब करंट को कंट्रोल करने का काम कोई डिवाइस करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चोक कॉइल। देखिए इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, चोक कॉइल किस तरह से हमारी पावर को
खर्च होने से बचाती है। जनरली हम करंट को डिक्रीज रेजिस्टेंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। हम किसी डिवाइस के रास्ते में क्या लगा दें, रेजिस्टेंस लगा दें। लेकिन रेजिस्टेंस लगाने से जो यहाँ पर हीट एनर्जी बनेगी आई स्क्वायर आर इनटू टी की टर्म में बनेगी। जितनी हाई करंट उतनी ही एनर्जी यहाँ पर हमारी खर्च हो जाएगी। तो बेकार में ही रेजिस्टेंस बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। चलिए तो देखते हैं इंडक्टर कैसे वर्क करती है। सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह पर हाउस होल्ड वोल्टेज सप्लाई इज 220 वोल्ट। घरों में हम जो पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हर डिवाइस 220 वोल्ट पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। बट सम डिवाइस, लेकिन हमारी जो घरों में हम हर कोई डिवाइस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ट्यूबलाइट्स है, ऐसी बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या सबकी सब 220 वोल्ट पे काम करेगी? कोई जरूरी नहीं है ना। जिसको जितनी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है वो उस पर ही वर्क करेगा। बट इन सम डिवाइसेस लाइक ट्यूब लाइट, जो हमारी ट्यूब लाइट्स होती है कैन नॉट स्टैंड सच हाई वोल्टेज। इतना हाई वोल्टेज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ब्लास्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। अब इतना वोल्टेज उनको जरूरत है नहीं, तो क्या करेंगे भैया, हाई वोल्टेज तो इनको चाहिए नहीं, इनको चाहिए लो वोल्टेज। तो जो वोल्टेज हमारे घर में आ रही है वो तो कितनी आ रही है, 220 वोल्ट जो आ रही है, उसको तो हम कम नहीं कर सकते, 220 ही हमको मिलना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्यूब लाइट के पास 220 वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, कहीं ना कहीं इसके अमाउंट को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। और ये कंट्रोल होती है, हमें इसका Z इंक्रीज करना पड़ेगा, इम्पीडेंस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो करंट, जितना वोल्टेज मिलना चाहिए हमारे ट्यूब लाइट को, उतना फिर हम उसे सप्लाई करते हैं। सो टू रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब वी कैन यूज connect a resistance in series with tube। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ट्यूब लाइट है, इस ट्यूब लाइट से हमको करंट के अमाउंट को कंट्रोल करना है, तो वो काम हम इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगा के कर सकते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, करंट हमारी क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। बहुत आसान है, आराम से हम कर सकते हैं। बट एक समस्या है, बट रेजिस्टेंस वेस्ट लॉट ऑफ अमाउंट एनर्जी या मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत एनर्जी खर्च कर देता है, क्योंकि हमने पढ़ा है पावर फैक्टर इसका PAV इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये होता है। और जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर VR और I के बीच, वो तो 0 है। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 1। इस समय पावर कितनी, VRMS इंटू IRMS। तो पावर फैक्टर इसका 1 होने से ये बहुत सारी पावर क्या करता है, खर्च करता है, बहुत सारी हीट एनर्जी बनाता है, और बेकार में ही हमारी बहुत सारी एनर्जी को क्या कर देगा, खर्च कर देगा। तो ऐसी एनर्जी हमको खर्च क्यों करना, बेवजह हम घर का बिल क्यों बढ़ाए हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस ना लगाते हुए हम LR सर्किट का यहाँ पर यूज करते हैं। LR में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉइल का यूज करते हैं। ओके, सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज ए चोक कॉइल। इस ज्यादा एनर्जी खर्च होने वाली जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, चोक कॉइल का यूज करते हैं। अब हमारी जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर के साथ हमने यहां पर एक कॉइल लगा दी है, ये हमारी कॉइल है। ओके, और कॉइल का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह से ये हमारा एक LR सर्किट यहां पर मिल जाता है, ये R और ये क्या है, L। ओके, सो LR सर्किट हमने क्या किया, हमारी ट्यूब लाइट से यहां पर कनेक्ट कर दिया है करंट के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अब यहां पर I और मतलब रेजिस्टेंस यहां पर R है, और ये कौन है आपका, सॉरी, इस समय LR सर्किट है। तो LR सर्किट के अंदर करंट
और रेजिस्टेंस तो सेम फेस पे होते हैं, वोल्टेज वी आर, बट वीएल यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री के फेस पे होता है। ओके, तो यहां से अगर हम इंपेडेंस कैलकुलेट करें, ये वीएल है, इसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो गया एक्स एल, तो रिजल्टेंट जो इंपेडेंस हमको मिलता है वो कहाँ मिलेगा हमको, जेड यहां मिल जाता है। ये क्या है, फेस डिफरेंस इनके बीच फाई, तो z इज इक्वल टू यहां से मिलेगा आपको कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है ये कॉइल का अपना खुद का है, तो कुछ तो रेजिस्टेंस लगाएगा ना, ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो इसका अपना क्या होता है रेजिस्टेंस, बस इसको अपन ने गोल गोल घुमा कर क्या कर दिया, यहाँ पर एक कॉइल में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस कंडक्टर को ही हमने कॉइल बनाकर यूज किया है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है जो कि काफी ज्यादा मिनिमम है। सो आर इज वेरी मिनिमम और वेरी स्मॉल। ओके, आर बहुत मिनिमम है, तो यहां पर इसका पावर फैक्टर कितना होगा, सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू, वो हमको मिलेगा cos फाई, यहां से फाइंड कर लें अपन r बाय z, सो r बाय यहां से मिला हमें z, और जो यहां पर z है वो आपका है r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से हम आर स्क्वायर को कॉमन लें, रूट से बाहर जाएगा तो आर मिलेगा अपने को, सो आर डिवाइडेड बाय आर अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कितना मिल गया हमको 1, आर से आर कैंसिल, सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे आर नहीं था, जब हम कॉमन लेंगे तो इसके डिवाइड में हमें आर करना पड़ेगा, ये डिवाइड में क्या हो गया हमारा आर। अब आर बहुत ही मिनिमम है, अब ये बहुत ही मिनिमम है, ये हाई है, तो हाई से मिनिमम बहुत इतनी मिनिमम है कि लगभग जीरो, तो इसको अगर आप जीरो कर देंगे तो ये क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये क्वांटिटी अगर इनफाइनाइट हो गई तो cos फाई इज इक्वल टू 1 बाय इनफाइनाइट, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 1, ओ सॉरी 1 बाय इन्फिनिटी, मतलब 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो आपकी इंडक्टर का पावर फैक्टर पूरी तरह से कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो पावर लॉस जो यहाँ पर होना था वो क्या हो गया आपका 0 हो जाता है। तो 0 पावर लॉस पर ये हमारी करंट को कंट्रोल करने का वर्क कर रहा है। हमने इस Z को क्या कर दिया यहाँ पर, Z वेरी वेरी हाई, ओके, R वेरी स्मॉल। उस केस में पावर फैक्टर, आपका पावर फैक्टर पूरी तरह से कितना हो गया, 0 हो गया, और पावर फैक्टर 0 हो चुका है तो पावर लॉस भी क्या हो गया यहाँ पर 0। तो 0 पावर लॉस पर हम लोग करंट की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंडक्टर, ओके, इन ट्यूबलाइट्स। तो ट्यूबलाइट के अंदर हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस की कंट्रोल करनी थी वो कंट्रोल हमने कर ली, किसको लगा के, इस एलआर सर्किट को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए। पावर लॉस 0 कर दिया हमने, एनर्जी लॉस खत्म हो चुका है, और हमारी ट्यूबलाइट को जितनी वोल्टेज मिलना है वो वोल्टेज हम इसे सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐसी कॉइल या ऐसी डिवाइस हमारी बन गई जो विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी का खर्च किए, हमारे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं चोक कॉइल। ओके, ठीक है, क्लियर है आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बात की है किस किस पर, सबसे पहले हमने इसका फाइंड किया है एवरेज पावर। तो जो एवरेज पावर हमको मिलता है वो एवरेज पावर यहाँ पर हमको मिलता है VRMS IRMS इंटू cos फाई, ये हमारा रियल पावर कहलाएगा। इसको हम या तो अपरेंट पावर बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे वर्चुअल पावर, ओके। और ये आपका क्या है, पावर फैक्टर, ये तय करता है कि आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस की रियल पावर कितनी है। सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू रियल पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर। ये हमको एक रिलेशन यहाँ से मिलता है, जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस की हमारी पावर फैक्टर बहुत अच्छी होती है वो हमको उतना ही अच्छा वर्क करके गिवन करेगी। डन, तो हमारी ज्यादा एनर्जी खर्च होने से बच जाएगी।
हम घरों में भी यही कोशिश करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का पावर फैक्टर ज़्यादा अच्छा हो, ताकि हमारी एनर्जी कम से कम खर्च हो और हमारे घर के बिल जो हाई अमाउंट में आ रहे हैं वो ना आए। फिर हमने पावर की बात की ओनली रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। यहाँ हमको एक नया फिनोमिना मिला, वॉटलेस करंट। कब मिलता है? जब पावर लॉस जीरो हो जाता है। ये केवल इंडक्टर और केवल कैपेसिटर के अंदर ही पॉसिबल है। देन एलआर सर्किट, सीआर सर्किट के अंदर हमने पावर फैक्टर को कैलकुलेट किया। देन फाइनली हमने बात की हमारी चौक कॉइल पर, काफी काम का है। कई बार 2 नंबर में इसको भी पूछा जाता है, वॉटलेस करंट पूछा ही जाता है, साथ में चौक कॉइल के बारे में भी काफी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरह से आप ये चौक कॉइल सहित आपका ये लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट आज हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि होगा हमारा एलसीआर सर्किट, जहां पर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। देन रिजल्टेंट वोल्टेज वगैरह सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पढ़ते रहें, मस्त रहें।